Rahim. Assalamu alaikum, dear students, friends and listeners. First of all, accept my apologies. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, बट आई couldn't do so. ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकी? ड्यू टू सर्टन issues related to my health and many other issues were also there. आज आखिरकार हम पार्ट 2 आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट एडमिरल ऑफ पाकिस्तान नेवी, इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के साथ कुछ और चीज़ें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। 14 अगस्त 1947 को रॉयल पाकिस्तान नेवी केम इनटू बीइंग। नाम क्या था? रॉयल पाकिस्तान नेवी। और जो जेम्स विल्फ्रेड जेफर्ड हैं, ही वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ रॉयल पाकिस्तान नेवी। हु? जेम्स विल्फ्रेड जेफर्ड। आपको पता है 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोमलगेशन के साथ ही जो प्रीफिक्स था रॉयल, दैट वाज ड्रॉप्ड and this service was redesigned as Pakistan Navy. So what is the contemporary name of this service? Pakistan Navy or shortly PN. लेकिन 23 मार्च 1956 से पहले इसका नाम क्या था? रॉयल पाकिस्तान नेवी। और फर्स्ट एडमिरल कौन थे? जेम्स विल्फ्रेड जेफर्ड। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। अगर मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी पूछा गया है तो आपका आंसर होना चाहिए था मोहम्मद अयूब खान। लेकिन अगर ये जनरल स्टेटमेंट थी कि हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, तो आपका आंसर होना चाहिए था जनरल सर फ्रैंक वाटर मैजरवी। 2 इंग्लिश कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी रहे हैं अगस्त 1947 से लेके अप्रैल 1951 तक। जो तीसरे कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के और फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ही वाज फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान। एंड कीप रिमेंबर दिस डेजिग्नेशन कमांडर इन चीफ वाज चेंज्ड टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन 1972। और फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? जनरल टिका खान। तो ये डिफरेंट MCQs बन रहे हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। 1972 में इस डेजिग्नेशन को रीनेम कर दिया गया विद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल टिका खान बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू होल्ड दिस न्यू टाइटल। What is the new title? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। असगर खान पार्टी नेम, बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम है असगर खान। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हु वाज असगर खान। असगर खान बिकेम द फर्स्ट नेटिव एयर चीफ ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स एंड एट द एज ऑफ 37, यानी 37 ईयर्स की एज में वो पहले नेटिव एयर चीफ बने पाकिस्तान एयर फोर्स के। ही सर्व 2 tenures एज द एयर चीफ एंड रिटायर्ड अ फ्यू मंथ्स बिफोर द 1965 वॉर विद इंडिया। जब जनरल अयूब खान पाकिस्तान को रूल कर रहे थे उस वक़्त असगर खान कमांडर एयर चीफ थे और उन्होंने अपने 2 tenure पूरे किए और 1965 की वार शुरू होने से कुछ महीने पहले वो रिटायर हुए। मार्च 1969 में आपने अपनी पार्टी जस्टिस पार्टी की फॉर्मेशन का ऐलान किया। और कहाँ पर ऐलान किया, कैसे जस्टिस पार्टी की फॉर्मेशन हुई? एट द रेजिडेंसी ऑफ हिज फ्रेंड एंड फेलो द सेकुलर ब्लोच लीडर सरदार शेरबाज खान मज़ारी। जस्टिस पार्टी को बाद में मर्ज कर दिया गया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ और उसके बाद असगर खान ने तहरीक इस्तिकलाल की बुनियाद रखी। लेकिन आपने 1970 के जो इलेक्शंस थे वो एज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए। अनलकीली आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हार गए। तो 2 चीज़ें हैं,
असगर खान की पार्टी नेम, जस्टिस पार्टी और तहरीक इस्तक़लाल। क्वेश्चन क्या आया था ये आपको बेहतर पता है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है, क्योंकि अगर जस्टिस पार्टी का नाम ही नहीं था या ये हो क्वेश्चन में कि इन मार्च 1969 ही एस्टैब्लिश्ड डैश पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर आपको जस्टिस पार्टी पर ही क्लिक करना चाहिए था। इन MS एक्सेल डिफ़ॉल्ट वर्कशीट्स, और डिफ़ॉल्ट वर्कशीट्स वो होती हैं जो कि ऑटोमेटिकली मौजूद होती हैं, तो वो 3 होती हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा आप क्रिएट कर सकते हैं। What are the powerhouses of cells? Mitochondria. Which one is caused for bird flu? बर्ड फ्लू क्या है? ये एवियन इन्फ्लुएंज़ा है या इसको बर्ड फ्लू कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एवियन इन्फ्लुएंज़ा की वजह से पैदा होती है और इसे टाइप A वायरस भी कहते हैं। आंसर में H5N1 था या टाइप A वायरस था, आई डोंट नो, यू पीपल नो बेटर कि करेक्ट आंसर उसमें क्या होना चाहिए था। आप इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस। ये जो वायरसेस हैं ये आम तौर पे एक्वाटिक बर्ड्स में फैलते हैं और जो डोमेस्टिक पोल्ट्री होती है, चूज़ा वगैरह, मुर्गियाँ, उसको ये इन्फेक्ट करते हैं। आम तौर पर ये जो बर्ड फ्लू है ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता। ड्यूरिंग अ केस प्रोसीडिंग कोरम ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स मेंबर्स, ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन था। एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी ये आप लोगों को पता है, लेकिन इसके 2 पॉसिबल आंसर्स हो सकते थे, एक 3 लॉर्ड्स और एक 30 लॉर्ड्स। 3 लॉर्ड्स की ऑप्शन कब आनी थी? जब लेजिस्लेशन के अलावा हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स के कोरम की बात हो रही है। लेकिन जब लेजिस्लेशन की बात हो रही है यानी कोई वोटिंग प्रोसेस चल रहा है, तो उस वक़्त 30 लॉर्ड्स का उस वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। लेकिन वैसे जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अगर 3 लॉर्ड्स मौजूद हैं तो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती हैं। प्रोसीडिंग्स का स्टार्ट होना और लेजिस्लेशन का पास होना ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए इन दोनों 3 लॉर्ड्स या लेस देन 30 लॉर्ड्स या 30 लॉर्ड्स, ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये डिपेंड करता है कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी। ये स्टेटमेंट जो मेरे पास आई है इट्स नॉट अ क्लियर स्टेटमेंट। 3 lords constitute a quorum of the House of Lords and of a committee of the whole House. If on a division upon a bill or upon a question for approving or disapproving of subordinate legislation, less than 30 lords have voted, the Lord Speaker shall declare the question not decided. यानी कम से कम 30 लॉर्ड्स का वोट करना ज़रूरी है। अगर लेस देन 30 लॉर्ड्स उसमें वोट करेंगे तो जो लॉर्ड स्पीकर है, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर है इस चैम्बर का, वो ये कह सकता है और वो ये कहेगा क्वेश्चन इज़ नॉट डिसाइडेड एंड द डिबेट देयर ऑन शेल स्टैंड एडजर्न टू ए सबसीक्वेंट सिटिंग, और जो डिबेट होगी उसे मुलतवी कर दिया जाएगा। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये थ्योरी किसने दी थी? ये मॉन्टेस्क्यू ने दी थी। मदीनातुल फाज़लिया किताब अल-फराबी ने लिखी थी। सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड 1909 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, उसमें ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई थी। इन US हु प्रिजाइडेड द सेशन ऑफ सेनेट, सेनेट आपको पता है कि इसका जो सेशन है उसको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका प्रिजाइड ओवर करता है। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका प्रेजेंट ना हो, मौजूद ना हो, तो सेनेट का एक जो दूसरा पर्सन है प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोरे, वो ये सारी सारी प्रोसीडिंग्स को प्रिजाइड ओवर करेगा। विच वन इज़ द फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी? बर्मा भी फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी था। अब डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शंस में बर्मा था या नहीं। Who gave the 6 principles of political realism? तो ये हैंस जे मार्गेंथ्वा ने 6 principles इंट्रोड्यूस करवाए थे। नंबर 1, politics is governed by objective laws which have roots in human nature. Objective laws. Number 2, national interest is defined in terms of national power. Number 3, interest is always dynamic. Number 4,
Abstract moral principles cannot be applied to politics. Number 5, difference between moral aspirations of a nation and the universal moral principles. And number 6, autonomy of international politics. ये जो 6 प्रिंसिपल्स हैं ये एक्चुअली हैंस मोगेंथवा की थ्योरी पॉलिटिकल रियलिज्म का सेंट्रल थीम है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में ये जेरमी बेंथम ने इंट्रोड्यूस करवाया और जेरमी बेंथम के नज़दीक स्टेट के बनाए हुए कवानीन की यूटिलिटी यानी वो कितने अच्छे हैं, उनकी कितनी यूटिलिटी है वो मेजर की जाती है कि उन कवानीन के बनाए जाने से जो सिटीजन्स हैं वो कितने ज़्यादा हैप्पी हैं। जितने ज़्यादा वो हैप्पी होंगे उतनी ही ज़्यादा वो जो कवानीन हैं दे विल बी मोर यूज़फुल और उनकी यूटिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन आपको पता है इसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया था क्योंकि एक शख्स की जो हैप्पीनेस है ये ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे शख्स की भी हैप्पीनेस हो, बल्कि दूसरे शख्स के लिए वो सोर्स ऑफ डिसकम्फर्ट भी हो सकता है। हजतुल बालिगा किताब शाह वलीउल्लाह ने लिखी थी। गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, इस पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि ये अब्राहम लिंकन की किताब कोट थी या नहीं थी। तो गाइज़ डोंट वरी, ये अब्राहम लिंकन की ही कोट है। इसके अलावा मैंने बहुत सर्च किया है, ये किसी और के साथ एसोसिएटेड कोट नहीं है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी कहलाती है। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी क्या है कि सॉवरेनिटी रेस्ट्स विद ओनली वन अथॉरिटी। इसको जो है वो लीगलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी भी कहा जाता है। इस वजह से अगर लीगल एनालिसिस इसका कोई ऑप्शन था तो वो करेक्ट ऑप्शन है। और इस थ्योरी का जो प्रोपाउंडर है, जो फाउंडर है वो जॉन ऑस्टन है। जबकि इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो जो प्लूरलिस्ट कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी का, जिनका ये कहना है कि सॉवरेनिटी इज़ नॉट द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट, रेदर दिस authority, the supreme authority must be shared with all other important associations. Which Western philosophers state of nature paradoxical to other? Paradoxical का मतलब ये है कि जिसमें एक स्टेट, एक हालत, एक कैफियत कॉन्ट्राडिक्टरी होती है दूसरी स्टेट के। तो ये हॉब्स ने कहा था कि एवरीवन इज़ एट वॉर विद एवरीवन, यानी हर शख्स दूसरे के ख़िलाफ़ जंग में मसरूफ़ है। तो ये जो पैराडॉक्सिकल नेचर है ये थॉमस हॉब्स ने एक्सप्लेन की थी। विच मुस्लिम फ़िलोसोफर इज़ कॉल्ड डिसिपल ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टोटल? तो ये आपको पता है अल-फ़ाराबी ही वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड थ्रू द राइटिंग्स ऑफ ग्रीक फ़िलोसोफर्स। अनरिटन और नॉन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फेडरेशन में हो सकता है क्योंकि फेडरेशन के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का होना या सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी होता है। फिफ्थ व्हील ऑफ द कोच ऑफ इंग्लैंड, अगेन इस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आप लोगों को। सबसे पहले देखें कि फिफ्थ व्हील क्या है। फिफ्थ व्हील एक इडियम है और ये एक ऐसी बॉडी की तरफ इशारा कर रहा है जो कि अननेसेसरी है। एक कोच के उसको सक्सेसफुली रन करने के लिए, उसे चलाने के लिए 4 व्हील की ज़रूरत होती है। जो 5वां व्हील होता है वो अननेसेसरी होता है, वो उस सिस्टम के साथ इतना ज़्यादा वांटेड नहीं होता। आप ये कह लें कि वो अनवांटेड होता है। तो कैबिनेट बहुत इम्पॉर्टेंट आर्गन है यूके के अंदर। आप इसका आंसर अगर आपने कैबिनेट किया तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इसका आंसर एग्जैक्ट तब पता चलेगा जब आप इसके बाकी चारों ऑप्शंस मेरे साथ शेयर करेंगे। कैबिनेट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्गन है क्योंकि यूके का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट दे आर द पावरफुल आर्गन्स। तो कैबिनेट इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि फिफ्थ व्हील एक अननेसेसरी आर्गन की तरफ इशारा कर रहा है। विच वन बैलेंस द गवर्नमेंटल मशीनरी ऑफ अमेरिका? तो ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बैलेंस ऑफ पावर कायम करता है। फर्स्ट सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, ये यां बोडीन ने सिस्टमेटिकली और फॉर्मली पॉलिटिकल डिस्कशंस में जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है उसे इंट्रोड्यूस करवाया था। फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर है यां बोडीन। पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ बोथ स्टेट एंड गवर्नमेंट, तो ये गिलक्राइस्ट ने कहा था। ह्यूमन राइट्स का जो रीजन है अगरचे ये बहुत पहले भी मौजूद है लेकिन मैग्ना कार्टा से आमतौर पर इसके रीजन को कंसिडर किया जाता है, इसलिए इसका आंसर आप मेडिवियल पीरियड
अगर आपने क्लिक किया है तो ये ठीक है। पाकिस्तान ईरान के दरमियान जो बॉर्डर एग्रीमेंट था वो 1958 में साइन हुआ। शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में पब्लिश की गई। हु वाज नॉन मुस्लिम जज इन पंजाब बाउंड्री कमीशन, 4 जस्टिसेस इसमें शामिल थे, 2 मुस्लिम थे, 1 सिख थे और 1 हिंदू थे। जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मोहम्मद मुनीर ये दोनों मुस्लिम जजेस थे और इनको मुस्लिम लीग ने नॉमिनेट किया था। जस्टिस मेहर चंद महाजन ये हिंदू थे और जस्टिस तीजा सिंह ये सिख थे। अब स्टेटमेंट क्या थी, क्या उसमें मेहर चंद महाजन का जिक्र नहीं था? अगर नहीं था तो फिर आप नॉन मुस्लिम के लिए तीजा सिंह को कह सकते हैं। कार्ल मार्क्स के नज़दीक जो लिबर्टी है वो क्या है? तो कार्ल मार्क्स आपको पता है कि इकनॉमिक लिबर्टी पर ज़्यादा फोकस करता था। तो इकनॉमिक लिबर्टी से रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट मौजूद थी तो वही उसका करेक्ट आंसर होगी। शांदूर फेस्टिवल, ये शांदूर पोलो फेस्टिवल है, पाकिस्तान के बिग फेस्टिवल्स में से एक है। ये 7 से लेकर 9 जुलाई तक चलता रहता है और ये केपी के डिस्ट्रिक्ट चित्राल के अंदर ये फेस्टिवल मुनक्कद होता है। मोहम्मद अली फार्मूला आपको पता है कि ये बोगरा फार्मूला है जो कि पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दिया था, जो 3rd रिपोर्ट थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और ये काफ़ी हद तक इसने तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उनकी डिमांड्स को, उनके कंसर्न्स को सेटिस्फाई कर दिया था, लेकिन फिर जो असेंबली है उसको डिज़ोल्व कर दिया गया था। 1956 का जो आइन है इसे एब्रोगेट सिकंदर मिर्ज़ा ने किया था, ना कि अयूब खान ने, ये भी याद रखिए। कम्यून सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ विच पॉलिटिकल सिस्टम, ये चाइना का भी है, दुनिया के बहुत सारे और कंट्रीज़ में भी कम्यून सिस्टम पाया जाता है। इट डिपेंड्स के ऑप्शंस क्या क्या थे। ही स्पोक काइंडली टू मी, आमतौर पर काइंड टू मी भी होता है, काइंडली टू मी भी होता है, लेकिन अब पता नहीं कि आप लोगों के वहाँ पे जो ऑप्शन था वो प्रपोजिशन के हवाले से था या किस चीज़ के हवाले से था, लेकिन काइंड के साथ हमेशा टू की प्रपोजिशन ही यूज़ होती है। पाकिस्तान रिपब्लिक कब बना? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 में। लोकल गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट के मल्टीपल पर्पसेस होते हैं। पावर्स को डिवॉल्व करना, लोगों के प्रॉब्लम्स उनके डोर स्टेप्स पे सॉल्व करना, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिकेसी के लिए लोकल गवर्नमेंट्स को डिज़ाइन किया जाता है। अगेन इस पर भी डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या क्या थी। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, तो ये आमतौर पर सेकुलरिज्म का एक फ़ीचर है। इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी का, उसके नज़दीक सॉवरेनिटी रेस्ट्स विद अल्लाह और सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। जहाँ भी सिंगल अथॉरिटी होती है तो ऐसे सिस्टम को यूनिटरी सिस्टम कहा जाता है। नॉन पॉलिटिकल लिबर्टीज़ में इकनॉमिक लिबर्टीज़ आती हैं, सिविल लिबर्टीज़ आती हैं, यानी नौकरी करने का हक़, तालीम का हक़, सेहत का हक़, ये जो सारी लिबर्टीज़ हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कारोबार कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई नौकरी कर सकते हैं, ये सारी नॉन पॉलिटिकल लिबर्टीज़ हैं। जबकि वोट देने की जो लिबर्टी है, पॉलिटिकल ऑफिसेज़ के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की जो लिबर्टी है, दीज आर द पॉलिटिकल लिबर्टीज़। जो मॉडर्न लिबरल्स हैं वो स्टेट को वेलफेयर स्टेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि स्टेट इज़ नॉट एन एंड इन इट सेल्फ, रादर स्टेट इज़ अ मीन्स, स्टेट इज़ ए टूल टू गेट सर्टन ऑब्जेक्टिव्स। और वो ऑब्जेक्टिव्स उनके नज़दीक क्या हैं कि स्टेट वाज एस्टेब्लिश टू एंश्योर एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस। मोस्ट पावरफुल इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट जो हैं दे आर द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन्स। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वन द मैच, तो अगर ये पैसिव वॉइस है, ये इसका एक्टिव वॉइस इस तरीके से होगा कि ही सेड हुर्रा ही वन द मैच। तो अगर इस तरीके से एक्टिव वॉइस था तो फिर ये पैसिव वॉइस ठीक है कि ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वन द मैच। हु प्रेजेंट्स मनी बिल इन द पार्लियामेंट, तो आपको पता है ये फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है मनी बिल्स। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान में बजट का सीज़न चल रहा था, तो मिफ्ताह इस्माइल जो कि करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के अंदर बजट पेश किया। प्लूरलिस्ट क्रिटिसिज्म ऑन एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, ये मेटलैंड, ये एक फ़िलासफ़र गुजरा है, तो ये प्लूरलिस्ट है। ये जो जॉन ऑस्टन का कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का, उससे क्रिटिसाइज़ करता है। ये MCQs मेरे पास मौजूद थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप अब इनको देख लीजिए और सिर्फ आप इस पर फोकस ना कीजिए बल्कि अपने
इंटरव्यू की प्रेपरेशन भी पूरे ज़ोर से करना शुरू कर दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।